हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के अर्थात राज व्यवस्था शासन के 10 प्रमुख प्रश्नों को। इन 10 प्रमुख प्रश्नों से हम कई अन्य प्रश्न भी निकालेंगे और उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब दो सदनों के बीच में किसी वक्तव्य या किसी बात को लेकर क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, तो उस स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यह जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है आपका संयुक्त अधिवेशन। और इसे बुलाता कौन है? देखिए, जो प्रमुख चीज़ें हैं वो उन्हीं की चर्चा करेंगे डिटेल में। सबसे पहले 108 अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। बुलाने वाला कौन होता है? बुलाता है राष्ट्रपति। और जब यह संसद का अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? यह भी प्रश्न पूछता है। तो उसकी अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अर्थात लोकसभा स्पीकर करता है। ध्यान रखिएगा, 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हमने बताई कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा तो वह करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। कभी कभी क्या करता है कि आपसे संसद टर्म आया है ना, संसद का जो संयुक्त टर्म है उसमें 3 प्रमुख अंग होते हैं, सभी जानते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और क्या, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ये राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन या फिर उसको जनता का सदन भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि धन विधेयक का वर्णन कहाँ पर है? ऐसा कोई भी विधेयक जो वित्त या फिर धन से संबंधित निर्गत या फिर आय व्यय के बारे में बात करे, वह विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आता है। और इसकी चर्चा हमारे संविधान में की गई है अनुच्छेद 110 में, अर्थात आर्टिकल 110 डिफाइन करता है किसके बारे में? धन विधेयक के बारे में। 108 बात कर रहा था संयुक्त अधिवेशन के बारे में, 110 बात करता है किसके बारे में? धन विधेयक के बारे में। वहीं पर 111 जो होता है, यह विधेयकों पर जो राष्ट्रपति अनुमति देता है, यह विधेयकों पर अनुमति किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 111 में दिया गया। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे बढ़ते हैं कि राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? महत्वपूर्ण है। जैसे वित्त आयोग का गठन किया जाता है, नीति आयोग का गठन हुआ है हमारे संविधान के अंतर्गत, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार राजभाषा आयोग भी है, जिसमें राजभाषा का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन हमारे संविधान में देखने को मिलता है। लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इस राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है। तो इस राजभाषा आयोग का गठन करने का अधिकार है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ही अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रपति ही वित्त आयोग और राष्ट्रपति ही राजभाषा आयोग का भी क्या करता है? गठन करता है। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में भी महत्वपूर्ण सूचना हमें देखने को मिलती है। तो यह बात करता है, अनुच्छेद बताता भी है, साथ में निर्वाचक के जो होते हैं निर्वाचित सदस्य, अर्थात संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं पहले नंबर पर। ध्यान रखिएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा, मैं निर्वाचित सदस्यों की बात कर रहा हूँ। निर्वाचित सदस्य मतलब क्या होंगे? जो जनता द्वारा चुनकर आएंगे, निर्वाचित सदस्य। प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके निर्वाचित सदस्य। अब वर्तमान में हम यह पूछ दें कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, तो वह है दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, और अभी हाल ही फिलहाल में बना है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी विधानसभा है। तो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें अभी फिलहाल में क्या है? विधानसभा है। तो यह तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के संविधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो चुन कर आते हैं। उसके बाद राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दोनों संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में
मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे वह लोकसभा मनोनीत सदस्य हो, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हो, या फिर राज्य विधानसभाओं या फिर केंद्र शासित विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। कई बार एग्जाम में दे के आपको कंफ्यूज कर देगा गलत सही, तो आप ध्यान रखिएगा यह भाग नहीं लेते हैं, जबकि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करते हैं। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, और भाग बात करें तो भाग 4 में हमें संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा मिलती है। और यह नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो यह लिए गए हैं कहाँ से, आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए बेटा, आयरलैंड से लिए गए बच्चा। यदि हम बात करें कि यह नीति निर्देशक तत्व किसकी कल्पना करते हैं, तो यह राज्य के कल्याणकारी तत्वों की बात करते हैं। किसकी, राज्य के कल्याणकारी तत्वों की। आगे बढ़ते हैं कि मंडल आयोग का गठन किस सरकार ने किया था, तो मंडल आयोग का गठन किया था बीपी नरसिम्हा राव। तो आपको सही उत्तर होगा नरसिम्हा राव सरकार ने क्या किया था, मंडल आयोग का गठन किया था। किसके अध्यक्षता में किया था, तो यह किया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। कभी कोई पूछ दिया जाता है कि मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो बीपी मंडल था, इन्हीं के नाम पर मंडल आयोग पड़ा। और यह किस लिए किया गया था कि जो पिछड़ा वर्ग था, जो समाज का पिछड़ा वर्ग होता है जिसको ओबीसी बोलते हैं, यह पिछड़े वर्ग के आयोग ने इन्होंने क्या किया था, उनके प्रोन्नति, उनके आरक्षण संबंधी प्रावधानों के बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था, यह मंडल आयोग ने। आगे बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कुल हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ी सी कहानी आपको यहाँ पर जाननी आवश्यक है, समझ लेनी चाहिए, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2014 तक सभी जानते हैं कितने थे केंद्र शासित प्रदेश, वह थे 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश जब मोदी की सरकार आई। 2019 में क्या कर दिया गया, 2014 में एक नया राज्य बना दिया गया, फिर 29 राज्य हो गए, 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो 29वां राज्य बना था कौन सा, तेलंगाना बना था, ठीक। फिर 29 राज्य हो गए, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब 2019 में अर्थात पिछले साल क्या किया गया कि इस 29 राज्य में से जो एक राज्य था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, इस जम्मू एंड कश्मीर राज्य को अब राज्य का दर्जा न देकर 2 अलग अलग भागों अर्थात जम्मू एंड कश्मीर और तथा दूसरा लद्दाख नामक 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, अब उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। किसमें, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो अब क्या होगा कि जब इसे राज्य की श्रेणी से निकाला गया तो 29 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा राज्य, 28। तो पहले कितने थे केंद्र शासित प्रदेश, 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अर्थात 7 + 2 कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन कहानी यहीं भी नहीं रुकी। अब आगे क्या हुआ कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जो इसमें पहले से शामिल थे उनका नाम है दादरा नगर हवेली। क्या है, दादरा नगर हवेली प्लस दमन व दीव को आपस में मिला दिया गया। क्या किया गया, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव को आपस में मिलाकर एक कर दिया गया, अर्थात उन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए अब एक कम हो जाएगा, अर्थात पहले 9 थे तो अब कितना हो जाएगा, 8। तो हमने कुल बताया इस प्रकार कुल कितने राज्य हुए वर्तमान में, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने इस माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं कि किस वाद में न्यायालय ने स्वीकार किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो उस वाद का नाम था, बहुत फेमस वाद है, केशवानंदी भारतीवाद। क्या है, केशवानंदी भारतीवाद में क्या किया गया था कि पहली बार बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। हमने इस केशवानंदी भारतीवाद के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, यदि आप चाहें तो उसे वहां पर आसानी से देख सकते हैं। फुल डिटेल एनालिसिस है, उसमें एक भी पॉइंट नहीं छूटा है, हर वह पॉइंट पाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कि इसमें सबसे आप सभी जानते होंगे कि यह जो केशवानंदी भारतीवाद है अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेंच मतलब जजों की पीठ इस केशवानंदी भारतीवाद में बैठी थी। कुल 13 जजों की पीठ ने इस केशवानंदी भारतीवाद की फैसले की सुनवाई
की थी। आगे बढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पे आपको वीडियो में मिल जाएगी डिटेल में। आगे बढ़ते हैं कि 9 से 12वीं तक अनुसूची में वर्णित विषय की बात की जा रही है। देखिए 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, इनकी बात हम कर लेते हैं एक के बाद एक। देखिए 9वीं अनुसूची, पहले हम सभी जानते हैं कि अनुसूचियों की संख्या हमारे संविधान में कितनी थी, 8 थी। कितनी थी बेटा, 8 थी। बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई जो कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। यदि हम बात करें तो सबसे पहली जो अनुसूची 9वीं जोड़ी गई, यह जोड़ी गई 1951 में। कब जोड़ी गई, 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ हमारे संविधान में, तब उसके द्वारा हमारे संविधान में अर्थात 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब, 1951 में। यह जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जो भूमि कानून था उसको 9वीं अनुसूची में लाया गया, जिससे कि यह न्यायालय में वाद योग्य न हो, इसलिए 9वीं अनुसूची का गठन किया गया। यदि हम बात करें 10वीं अनुसूची की, तो यह जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची में क्या है, तो वह है दल बदल विरोध की बात की जाती है। दल बदल विरोध नियम जो है उसकी बात करता है, दल बदल नियम की, कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 11वें की बात करें तो 11वां बात करता है किसके बारे में, पंचायत के बारे में। किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है, जो कि जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। वहीं पर यदि हम लास्ट बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची जोड़ में क्या है, नगर पालिका का प्रावधान हमें 12वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। और नगर पालिका को जोड़ा गया था हमारे संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा। यदि हम बात पूछ लें यहीं पर कि पंचायतों के अंतर्गत कितने विषय हैं और नगर पालिका के अंतर्गत कितने विषयों को दिया गया है, तो पंचायत के अंतर्गत 18 विषय और नगर पालिका के अंतर्गत 29 विषय वर्णित हैं हमारे संविधान के अंदर। आज के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है, USA अर्थात अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा और लिखित संविधान है। और सबसे बड़े संविधान की बात करें तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान माना जाता है लिखित रूप में। ध्यान रखिएगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रमुख प्रश्नों को सॉल्व किया फुल डिटेल एनालिसिस के साथ। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।